Yes, so good morning. Welcome back to the math class. Line and angles class. ये रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन हम कर रहे थे कल. इसको कंटिन्यू करते हैं बेटा. हमें थोड़ा सा रिवाइज करना था कि वट एवर वी हैव स्टडीड इन साइंस फिजिक्स में स्पेशली जो हमने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में उसको एक बार रिवाइज करते हैं कि लाइट को जब हम किसी भी सरफेस पे रिफ्लेक्टिव सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं तो द इंसिडेंट लाइट द रिफ्लेक्टेड ray, you can say the incident ray, the refracted ray, and the normal lies at the same plane. The normal means perpendicular on the surface, lies at the same spot or same plane. And angle I is equals to angle R. This was the second law of refraction. हमने कल रिवाइज कराया था, किया था, है ना? इस क्वेश्चन की बात करें कि हमारे पास दो प्लेन मिरर हैं, PQ और SR, placed parallel to each other, और AB is the incident ray on the first mirror. AB जो बाउंस बैक होकर के आई BC के थ्रू यानी कि इस सेकेंड मिरर पे RS पे और फिर वापस से बाउंस बैक हो गई CD पे. हम ये कहना चाहते हैं कि जो लाइट्स होती है वो आपस में पैरेलल होती है, दे डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, ओवरलैपिंग नहीं होती, इससे फाइन पिक्चर्स आर फॉर्म इन सच टाइप ऑफ केस, राइट. चलो फिर इसकी बात बाद में करेंगे. मैथ की बात करते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD क्यों है. तो हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया था बेशक कल. हमने कहा था कि अगर ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है तो एंगल आई और एंगल आर मेजर करने के लिए हमें नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी. बिना परपेंडिकुलर के, बिना नॉर्मल ड्रॉ किए हम एंगल आई और एंगल आर मेजर नहीं कर सकते. हमारी कल भी ये बात हुई थी बच्चे कि यहाँ पे इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल साइड द सेम प्लेन क्यों आते हैं, क्योंकि ये एंगल आई और ये एंगल आर नहीं होते, सरफेस के साथ नहीं मेजर किए जाते हैं एंगल आई और एंगल आर. एंगल आई और एंगल आर नॉर्मल के साथ मेजर किए जाते हैं. दैट मींस दिस वन इज एंगल आई and this one is angle R. So angle I is equal to angle R. So incident angle और refracted angle को मेजर करने के लिए हमें यहाँ पे नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी. तो हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया BN और यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा दूसरी सरफेस पे CN. ठीक है, इसका मतलब हमारा सोल्यूशन कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट हुआ. हमारा सोल्यूशन जो है वो कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट होगा ना. तो हमने कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया. ठीक है, क्या कंस्ट्रक्ट किया देखते हैं जरा. ड्रॉ BN perpendicular to PQ and CN perpendicular to RS या SR. चेक कीजिए, ये किया ना अपने. हमने पहली सरफेस जो PQ यानी पैरेलल मिरर जो था उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BN. इसी तरह से CN परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया दूसरा जो हमारे पास में रिफ्लेक्टिंग मिरर था SR उसके ऊपर, राइट. चलो प्रूफ की बात करें. इस फिगर में क्योंकि हमने अल्ट्रेशन की है, कंस्ट्रक्शन की है, तो वी नीड टू ड्रॉ द फिगर. फिर इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट एज एंगल ए बी एम, एंगल एन बी सी, लेट्स मार्क देम. ओके, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा लिखने में. तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 मार्क कर लेते हैं. ये एंगल 1 2 3 4 मार्क करने से हमें आसानी होगी लिखने में. ठीक है, चलो. सिंस angle I is equals to angle R. Reason, this is what law of reflection है ना, ये कि angle I is equals to angle R होता है. इसलिए therefore angle 1 is equals to angle 2. देखिए ना, चेक कीजिए angle 1 क्या है. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल. इंसिडेंट रे AB और BN नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल 1 है. तो एंगल I हुआ ये. तो so angle I is equals to angle R होता है, angle 1 is equals to angle 2 and angle 3 is equals to angle 4 because on the second surface angle 3 is the incident angle and angle 4 is the angle of reflection. So angle 1 is equals to angle 2 and angle 3 is equals to angle 4, law of reflection है इसलिए. ठीक है बच्चे. Now जो हमें समझाया गया था कि दो पैरेलल लाइंस का जो परपेंडिकुलर है वो आपस में पैरेलल होंगे, तो हमें इसका रीजन देना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा हमें, है ना. सिंस BN is perpendicular to PQ and CN is perpendicular to SR, since BN is perpendicular to the first mirror PQ, CN is perpendicular to the second mirror SR, and also PQ is parallel to SR and आपस में PQ और SR कैसे हैं? Parallel to each other. Therefore, BN is parallel to CN. इस रीजन को समझिएगा, देखिएगा. BN परपेंडिकुलर पहले मिरर क्या है,
CN परपेंडिकुलर सेकंड मिरर का, और दोनों मिरर आपस में पैरेलल हैं। इसका मतलब दोनों जो परपेंडिकुलर हमने खींचे हैं, जो दोनों नॉर्मल हमने खींचे हैं, वो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो जरा फिगर देखें, अगर DN और CN इस तरह से Z एंगल बना रहे हैं, तो ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होने चाहिए। चेक कीजिए, DM एंड CNN पैरेलल टू ईच अदर, है ना। एंगल 3 और एंगल 2 क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। लाइंस पैरेलल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अपने पास एंगल 2 और एंगल 3 है, इसका मतलब दे शुड बी इक्वल। It implies that angle 2 and angle 3 are equal by alternate interior angles. Since they are alternate interior angles, angle 2 और angle 3 भी इक्वल होने चाहिए। चेक कीजिए हमने अभी तक क्या जितना सोल्यूशन किया उसको हमें समझ में आया है नहीं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बिल्कुल सही है। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है, पहली बात। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, बिल्कुल सही है, क्योंकि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब एंगल 2 और एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो हैं, ये इक्वल हो सकते हैं अगर BM और CN पैरेलल हो तो। चेक कीजिए BM और CN पैरेलल कैसे हुए। BM परपेंडिकुलर टू PQ, CN परपेंडिकुलर टू SR, आपस में ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कंसेप्ट से एंगल 2 और एंगल 3 भी क्या होंगे, इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सब गोलमाल है भैया, इसका मतलब सारे के सारे एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, राइट। क्लियर? सो ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, देयरफॉर, और इट इंप्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑल एंगल्स आर इक्वल। इट सिंपली वी कैन से that angle 1 plus angle 2, the sum of these two should be equal to the sum of angle 3 and angle 4 also. इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो एंगल 3 और एंगल 4 के सम के इक्वल भी होगा, बिल्कुल, है ना। अगर इस तरह से भी हमें ये चीज समझ में आती है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑल फोर ऑफ देम आर इक्वल, तो सम ऑफ 2 शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ अदर 2। एंगल 1 और एंगल 2 का सम एंगल 3 और एंगल 4 के सम के बराबर होना चाहिए। एंगल 1 प्लस एंगल 2, चेक कीजिए फिगर के हिसाब से एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो एंगल ABC हो जाएगा, जबकि एंगल 3 प्लस एंगल 4 तो एंगल BCD हो जाएगा। चेक कीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज एंगल ABC, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज एंगल BCD। सो इस 1, 2 और 3, 4 को एक बार के लिए मैं रब करके समझाता हूँ आपको। देखिए आप आराम से देखिएगा हम किस एंगल से बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एंगल ABC और एंगल BCD की, हम बात कर रहे हैं एंगल ABC और एंगल BCD की, चेक कीजिए, है ना। बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देखो दोबारा से Z बोल रहा है, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स and then the alternate interior angles are equal. It simply implies that the lines are parallel. हमने प्रूव किया एंगल ABC और एंगल BCD आर इक्वल टू ईच अदर, हो गया ना। एंगल A प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD, बट these angles are alternate interior angles, therefore AB is parallel to CD। चेक कीजिए, हमने ये प्रूव किया कि जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम ये भी तो जानते हैं कि जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो इक्वल तो लाइंस पैरेलल होती हैं। हो गया ना, एंगल ABC और एंगल BCD both are equal to each other. If both are equal to each other, they are alternate interior angles. Alternate interior angles equal है, इसका मतलब लाइन पैरेलल है। इसीलिए जब हम एक बार्बर शॉप में बैठते हैं अपने बाल कटवाने के लिए और एक मिरर के सामने दूसरा मिरर पड़ा होता है, आप कभी भी जेंट्स देख सकते हैं, हम जब सैलून में जाते हैं तो ऐसे होता है, बाल कटवाने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, सामने भी मिरर लगा होता है, पीछे भी मिरर लगा हुआ होता है, और हम अपने अगर काउंट करने शुरू करें हेड, तो वी गेट इनफिनिट नंबर ऑफ इमेजेस। द रीजन बिहाइंड दैट इज सेम, दे डू नॉट ओवरलैप विद ईच अदर। ये इंटरसेक्ट नहीं करती, AB और CD आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, ये क्या करती है, आगे से आगे पैरेलल चलती है। और ये कुछ इस तरह की चीज आप फिजिक्स में साउंड वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी इसी तरह से काम करता है।
ठीक है। सो AB इज पैरेलल टू CD। ये क्वेश्चन कल थोड़ा सा अनसॉल्व रह गया था, इसे आज वापस से डिस्कस किया इसे, राइट। फिर मैंने आपसे कहा था कि आप एक बार एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 अपने आप करिएगा। जो क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं करवाए हैं वो, उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो पूछेगा। लेट्स टॉक इट ऑन फ्राइडे, टुमारो इज थर्सडे, जो आपकी छुट्टी होती है, तो इट्स अ ब्रेक। आप कोशिश कीजिएगा कि आपकी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाए। Today in the evening, by evening, I will send you the PDF of this chapter so that you can start it properly, right? चलो अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं, राइट? हाँ जी, एक्सरसाइज 6.3। लेकिन उससे पहले हमें एक थ्योरम कर लेनी चाहिए। व्हाट इज द थ्योरम? इस थ्योरम को आप प्रॉपरली अपनी बुक में भी लिखेंगे। Theorems are the statements which are true and that can be proved. ऐसी स्टेटमेंट मैथ्स में जो ट्रू होती हैं और जिनको प्रूव किया जा सकता है उनको हम थ्योरम्स कहते हैं, राइट? चलो, तो थ्योरम, हमारी पहली थ्योरम जो इस मतलब सिलेबस में है उसकी बात करते हैं। देयर आर सो मेनी थ्योरम्स लाइक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी एक थ्योरम है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इफ द लाइंस आर पैरेलल, ये भी एक थ्योरम है। तो थ्योरम सारी स्टेटमेंट्स जिसको हम प्रूव कर सकते हैं वो थ्योरम होती है, पहली बात है ना। Theorems are very important from examination point of view and these are the basics of mathematics, right? Here in this case, यहाँ पे इस चैप्टर की बात करें तो अब हमारे सिलेबस में एक थ्योरम है, that is angle sum property of triangle. Angle sum property of a triangle. आप में से बहुत सारे जाने, बहुत सारे लोग इसीलिए शायद ये सोच रहे ये क्या नहीं पाता, ये तो हमें पता ही है। That is sum of three angles of a triangle is 180 degree, है ना? So what is that? That is the statement of the theorem. That is the statement of the theorem. So what is the statement? The statement is the sum of all the three angles, or the sum of three angles of a triangle is 180 degree. The sum of three angles of a triangle is 180 degree. This is what the statement of the theorem. इस थ्योरम की ये क्या है? ये स्टेटमेंट है। ओके, आगे चलते हैं। What is given to us? याद रखिएगा, इस थ्योरम के बाद जितनी भी थ्योरम्स आएंगी उसमें ये सब चीजें मैं क्लियर नहीं करूंगा, आप समझते हुए चलिएगा कि इसका एल्गोरिथम क्या होता है, थ्योरम में क्या क्या हमें चीजें लिखनी होती है, किस सीक्वेंस में लिखनी होती है, उस चीज को में अपन समझते हुए चलते हैं इस थ्योरम में, राइट? चलिए, तो सबसे पहले तो हमें थ्योरम दी हुई हो या उसका स्टेटमेंट पूछा हो। किसी थ्योरम का स्टेटमेंट होता है, किसी थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है वही वो थ्योरम होती है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, इट इज नोन बाय द नेम ऑफ पाइथागोरस, लेकिन वो स्टेटमेंट क्या है वो अलग है। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है वो अलग है ना? That the sum of the squares of two smaller sides is equal to the square of the longer side if it is a rectangle, triangle and all, right? जैसे इसकी बात करें, इस थ्योरम की बात करें, इसका स्टेटमेंट अलग है, लेकिन ये थ्योरम क्या है? ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। हम जनरली क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। इसका थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है that the sum of all the three angles of a triangle is 180 degree। ये इसका स्टेटमेंट है। तो कई बार एग्जाम में ऐसे दिया हुआ होता है, प्रूव द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब उसमें हम प्रूव लिखते हैं तो कई बार ऐसा भी लिखा होता है स्टेट एंड प्रूव। स्टेट एंड प्रूव, जैसे पाइथागोरस थ्योरम पूछी किसी ने, उसे बोला स्टेट एंड प्रूव, दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव द स्टेटमेंट एंड द प्रूफ, राइट? तो कुछ थ्योरम्स में स्टेटमेंट होते हैं और कुछ थ्योरम्स में स्टेटमेंट नहीं होते, राइट? चलिए, तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट होती है अगर किसी थ्योरम की है तो हमें वो याद होनी चाहिए, या वो क्या कहती है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है? पहली बात। दूसरा, जब भी हम किसी थ्योरम को प्रूव करने बैठते हैं तो हम उसको पहले क्लियर करते हैं कि हमें गिवन क्या है, हमें क्या गिवन है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अगर हमें ये प्रूव करना है दैट द सम ऑफ थ्री एंगल्स, देखिए यहाँ पे वर्ड ऐड कर दीजिए दो, प्रूव दैट। सपोज अगर क्वेश्चन ये हो प्रूव दैट द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो व्हाट इज गिवन टू अस? क्या गिवन होगा अपने को? हमें एक ट्रायंगल गिवन होगा, उसमें प्रूव करना होगा कि उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। हमारा एम ये है ना?
तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण संस्कार जो है ना वो गिवन में कर देते हैं अपन। यहाँ पे हम नामकरण कर देते हैं कि हमें क्या गिवन है। सो व्हाट इज गिवन, अ ट्रायंगल ABC इज गिवन टू अस, सपोज, राइट। क्या गिवन होगा, ट्रायंगल ही गिवन होगा ऑफ कोर्स, और ट्रायंगल का नाम तो होगा कुछ ना कुछ, तो हमने नाम अपनी मर्जी से रखा ABC मान लीजिए, ठीक है। तो अ ट्रायंगल ABC, क्या प्रूव करना है उसको हम टू प्रूव में लिखते हैं। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ अ स्टेटमेंट, दैट इज गिवन के बाद क्या दिया गिवन है, उसके बाद हमें ये दिया, हमें ये एम सेट करना होता है कि हम उस क्वेश्चन में या उस थ्योरम में क्या प्रूव करने बैठे हैं। हम यहाँ पे क्या प्रूव करने बैठे हैं, हम यहाँ पे ये प्रूव करने बैठे हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, द सम ऑफ थ्री एंगल। सिंपली देखिए एक बेसिक बात की बात करते हैं। बेसिक या मैथ जो है, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ एब्रिविएशन ओनली। शुरू से ही देखिए मैथ में जब हमें ये समझाया जाता है कि 1 की शक्ल ऐसी होती है, 2 ये लिखा जाता है, 3 ऐसे लिखा जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसको सीधा ONE ना लिख करके ऐसे लिखते हैं, है ना। हम एब्रिविएशन की लैंग्वेज को मैथ कहते हैं। तो मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ एब्रिविएशन, और यू कैन से वी अवॉइड लैंग्वेज इन मैथ। तो यहाँ पे द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, उसको वर्ड में ना लिख करके हम क्या करें, एब्रिविएशन में लिख रहे हैं। यही तो मैथ है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ये प्रूव करना है, राइट। वी नीड अ फिगर फॉर दिस, सो एक फिगर भी बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा ट्रायंगल ABC है और इसके तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, ये हमें प्रूव करना है, राइट। अगेन ज्योमेट्रिकली हम इसको 2-3 तरीकों से प्रूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन जो है वो एक ही तरीके से सॉल्व होता है, ऐसा कभी नहीं। एक क्वेश्चन 2-3 अलग अलग तरीकों से भी जो है वो सॉल्व हो सकता है, ध्यान रखिएगा, राइट। तो यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री है, ये प्रूव करना है अपने को, राइट। इफ वी नीड अ कंस्ट्रक्शन, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का पॉइंट लिखते हैं, नहीं तो हम सीधा प्रूफ पे चलते हैं, नहीं तो हम सीधा प्रूफ पे चलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन में ज्योमेट्री के आपने देखा था, कुछ क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है, कुछ क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो अगर एप्लीकेबल है, अगर कंस्ट्रक्शन है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कंस्ट्रक्शन आते हैं। देखिएगा, चेक कीजिएगा फिर हमें कितने पॉइंट हुए। पहला स्टेटमेंट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। दूसरा हमें गिवन लिखना चाहिए सबसे पहले, व्हाट इज गिवन, नॉमेनक्लेचर का नाम, सारा काम जो है वो गिवन में हो जाता है। तीसरा व्हाट इज आवर एम, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, उसको टू प्रूव में लिखते हैं, क्या प्रूव करने बैठे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे इस क्वेश्चन में, इसको हम लिखते हैं टू प्रूव में। तीसरा जब हम करें टू प्रूव करें, तो चौथा हम करते हैं कंस्ट्रक्शन इफ एनी। अगेन ये दोनों ऑप्शन है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे इस थ्योरम की बात करें तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन ये है कि वी कैन टेक अ हेल्प ऑफ अ पैरालाइन व्हिच इज ड्रॉन थ्रू ए पैरेलल टू ए BC। BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं पासिंग थ्रू ए, लेट अस द नेम ऑफ द लाइन बी PQ। ओके, तो कंस्ट्रक्शन मैं कर रहा हूं इसलिए यहाँ पे लिखा हूं। अगर कंस्ट्रक्शन नहीं होती तो मैं सीधा क्या किस पे आ जाता, प्रूफ पे आ जाता कि मैं क्या प्रूव कर रहा हूँ। तो प्रूफ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहां पे हम लॉजिक रीजन सब लिखते हैं कि हमने क्या क्या कहा और किस तरह से प्रूव किया, वो सारा का सारा प्रूफ में आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन का। अगेन जो मैंडेटरी है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले गिवन जरूर लिखना होता है क्वेश्चन में, अगर वो इस तरह से जनरल फॉर्म में हो, राइट। दूसरा टू प्रूव जरूर लिखना होता है कि हम क्या करने बैठे हैं, क्या प्रूव करने बैठे हैं, हमारा एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो प्रूव में। कंस्ट्रक्शन अगर हो तो, अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो, नहीं तो इसको स्किप करेंगे और लास्ट पार्ट पे आ जाएंगे, यानी कि प्रूफ लिखेंगे, ठीक है। इस केस में हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन से। सो व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन, क्या किया अपने, हमने थ्रू या यू कह लीजिए ड्रॉ PQ पैरेलल टू BC passing through A। We have drawn a line PQ। क्या कंडीशन है उसकी, वो पैरेलल होने चाहिए BC के, और कहां से पास होने चाहिए, पासिंग थ्रू A, सॉरी जो A हमारा वर्टेक्स है उससे पास होती हुई होनी चाहिए, राइट। चलिए करें प्रूफ, कैसे प्रूफ कर सकते हैं, चलो
लेट इट बी एंगल 1, दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज एंगल 3। मार्क करना पड़ रहा है मुझे क्योंकि मैं इसको यूज करूंगा, वरना मैं इसको एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए, बी ए सी भी लिख सकता था, लेकिन मैं वर्टाइसिस के नाम से नहीं लिखना चाहता, मैं सीधा 1 2 3 लिखना चाहता हूँ। तो मैं मार्क करूंगा अपनी फिगर में वेरियस 1, वेरियस 2 एंड वेरियस 3 इन एग्जामिनेशन ऑल्सो, ऑफकोर्स इन माय कॉपी ऑल्सो। ओके, चलो ठीक है। अब इसके बाद की बात करते हैं, हमने एक लिख लिया। अब क्या एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होंगे? रीजन, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बच्चों की तरह बात करें तो देखो Z बन रहा है ना? सो PQ एंड BC आर पैरेलल टू ईच अदर, तो डेफिनेटली एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल होंगे, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Similarly, this angle, let it be 5, angle 5 and angle 3 will be equal to each other since they are also alternate interior angles. Angle 3 और angle 5 भी equal होंगे क्योंकि ये alternate interior angles हैं। चेक कीजिए ना, अगर हम इस पॉइंट A पे देखें, at point A, it's a straight line. Angle 1 plus angle 4 plus angle 5, इन तीनों का sum 180 डिग्री है। Angle 4 plus angle 1 plus angle 5, all the three angles, their sum is equal to 180 since it's a straight line. हमने क्या कहा? हमने कहा जी एंगल 4 तो एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 4 को रिप्लेस कर देते हैं, क्या हो जाएगा? एंगल 2 के इक्वल है। और एंगल 5 को रिप्लेस कर सकते हैं एंगल 3 से, क्योंकि एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल है। तो जब एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 है, तो फिर तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 भी 180 ही होगा। यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। लुक एट द फिगर, व्हाट इज एंगल 1, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों का सम क्या है? 180 है ना? वापस से, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट थ्योरम, अगेन आई एम टेलिंग यू, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू द स्मॉल थिंग्स व्हिच वी आर टेकिंग केयर ऑफ। द फर्स्ट थिंग इज गिवन, व्हाट इज गिवन टू अस? अ ट्रायंगल एबीसी। यहाँ पे नॉमेनक्लेचर, नामकरण जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। Second, to prove what we need to prove, what is our objective? This is the second point. Construction, if any, अगर है तो construction, otherwise proof। और proof में क्या होता है? Logic और reasons दिए जाते हैं कि किस तरह से हम इसको prove कर रहे हैं, right? चलिए, तो इसको properly हम लिख लेते हैं, है ना? आगे, angle 2 is equal to angle 4. They are alternate interior angles. And since the lines are parallel, of course, alternate interior angles are equal. We need not to write that alternate interior angles are equal since the lines are parallel and all. This is sufficient that they are alternate interior angles. Angle 2 is equal to angle 4. Similarly, angle 3 is equal to angle 5. They are also alternate interior angles. Angle 3 is equal to angle 5. Got it? Now, at A. Now at A, the vertex is A. Angle 1 plus angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degrees since it is a straight line. Ignore ST line. Since it is a straight line, angle 1, angle 4 और angle 5 का sum तो आना चाहिए तीनों का 180 होना चाहिए since it is a straight line. So instead of angle 4, let's write angle 2. Instead of angle 5, let's write angle 3. is equal to 180 degree. Of course, angle 1 angle A है, angle 2 angle B है और angle 3 angle C है. इसका मतलब it implies that angle A plus angle B plus angle C is also equal to 180 degree. Remember, this is the first theorem of your syllabus. This is the first theorem of your syllabus and the only theorem in this chapter which is in our syllabus. Again, there are plenty of theorems. There are plenty of theorems. Each and every statement, if we will consider the reference books, each and every statement is being considered as a theorem. But the theorem which is in our syllabus, that means the proof of the theorem which can be asked in our examination from this chapter is this, the only one, the angle sum property of triangle. Check कीजिए ना बेटा बहुत आराम से, ध्यान रखिएगा हमेशा। थ्योरम का स्टेटमेंट अगर हो तो याद रखना है, गिवन जरूर लिखना है, प्रूफ जरूर लिखना है, कंस्ट्रक्शन अगर हो तो, और प्रूफ हमेशा लिखा जाता है प्रॉपर्ली विद रीजंस इन हाउ वी हैव प्रूव्ड इट। ओके, राइट?
so you have to write it on your copy before attempting the exercise 6.3. एक्सरसाइज 6.3 करने से पहले आपने इस एक्सरसाइज थ्योरम को अपनी कॉपीज में लिखना है. ओके, गॉट माय पॉइंट?